हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है ये पहले देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली मेजरमेंट और यूनिट होता क्या है, जैसे जो क्लास 11th में अभी हैं और जो भी नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीट और जेईई मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल है। उसी ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे उस टॉपिक के, जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगा। जैसे अभी हम यूनिट एंड मेजरमेंट ले रहे हैं, तो यूनिट एंड मेजरमेंट के वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जो प्रीवियसली आ चुके हैं, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो होता क्या है मेजरमेंट और यूनिट होता क्या है, बेसिकली इसकी रिक्वायर्ड के ऊपर ही पढ़ी। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। जैसे मेजरमेंट आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मेजर करना तो हमें ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें मान लो कि यूनिट बेसिकली क्यों नीड पड़ी हमें, तो ये मान लीजिए कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को भी मेजर करना हो तो वो हम कैसे मेजर करेंगे और कैसे बताएंगे कि कितना है। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक डस्टर है, ठीक है, डस्टर आप लोग देख रहे होंगे। अब इस डस्टर की अगर हमें बतानी हो कि ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगी। तो अगर सबसे पहले ये हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास यूनिट नहीं थी तो हम कैसे मेजर कर सकते थे। तो उस टाइम पे जब हमारे पास यूनिट नहीं हुआ करती थी तो हमारे पास कुछ तरीके थे जो कि ऐसे यूज में नहीं आते थे, बट उस ज़माने में या उस टाइम में हम उसी तरीके से मेजर करते थे। जैसे ऐसा मान लो कि इस डस्टर की लंबाई आपको मेजर करनी हो, तो आप एक तो ऐसे इशारे से बता सकते हैं कि अच्छा डस्टर की लंबाई इतनी है या इतनी है। एक तरीका आपके पास और हो सकता है कि अगर एक रस्सी हो, रस्सी से मेजर करके बता सकते हैं कि हाँ इतना बड़ा सा है, ठीक है। तो ये कुछ पहले के तरीके थे। ऐसा कह लें कि मान लो यहाँ से हमें अमेरिका भेजना हो कि इसकी लंबाई, तो रस्सी थोड़ी भेजेंगे हम अमेरिका, है ना। तो इन चीज़ों को देखने के बाद साइंटिस्ट ने डिसीजन बनाया कि अच्छा किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक फिक्स क्वांटिटी होगी। जैसे अगर इतना बड़ा हुआ या इतना बड़ा हुआ तो उसे हम क्या कह देंगे, ये 1 मीटर का लेंथ हो गया, या इतना हुआ तो 1 सेंटीमीटर हुआ, इतना भारी हो गया तो उसे 1 किलोग्राम कह देंगे, इतना और कम भारी हुआ तो उसे ग्राम में कह देंगे। तो ये सारी यूनिट बनाई गई, ठीक है। अब यूनिट के बाद बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को जो मेजर कर सकें, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी होते हैं जिसे हम मेजर कर सकें और उनसे हम किसी लॉ को एक्सप्रेस कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। अगर हम इसे डिफाइन करें, देखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी which can be measured and can be expressed or explained in the फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस और एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो किसी लॉ को डिफाइन कर रही हों और उसे हम मेजर करें, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी में होता क्या, बेसिकली अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें कुछ नंबर होंगे और कुछ यूनिट होंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में क्या होंगे, कुछ नंबर होंगे और कुछ यूनिट होंगे। अब ये नंबर यूनिट क्या मतलब है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है कि 20 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 20 क्या है हमारा,
नंबर है और ये मीटर क्या है, यूनिट है। अब बेसिकली नंबर, या इसे हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। बेसिकली फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये मीटर का जो भी यूनिट लिखा हो उसका कितने टाइम्स है। ठीक है, ये क्या बताता है कि कितने टाइम्स है यूनिट का। समझ में आया आपको कि 20 मीटर या फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n इंटू यू। मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको भी समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n इंटू यू से, जहाँ पर n क्या है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, और यू क्या है भाई, यूनिट है। समझ में आया इतना? अगर इतनी बातें आ रही हैं तो अच्छी बात है। अब देखो आगे, अगर ये यूनिट मैग्नीट्यूड और यूनिट है तो ये दोनों क्या होंगे, लेकिन अच्छा और बात करते हैं आगे। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या होंगे, एक कांस्टेंट होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। समझ में आया इसे? अगर ये कांस्टेंट है n इंटू यू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, और किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। इसलिए ये कहा गया कि ये कांस्टेंट होंगे। अब n1 u1 n2 u2 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया, मान लो कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, 20 सेंटीमीटर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये u क्या हो जाएगा हमारा, 20 किस यूनिट में है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 20 लिखा हुआ है तो 20 क्या हो जाएगा, मीटर में है या सेंटीमीटर में। और इधर क्या लिखा है कि यहाँ मान लो कि नंबर कुछ भी हो सकता है, तो और वो किस यूनिट में है अभी देख लेते हैं। अगर मान लो इधर ना दिखाई दे रहा हो तो ये लिखा है यूनिट, और ये नंबर या मैग्नीट्यूड, ये कितने टाइम से। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा था वीडियो में। और अभी मैं ये समझा रहा था कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा है तो ये दूसरा यूनिट है, और उसी में का ये दूसरा यूनिट है। जैसे मतलब कि यहाँ पर अगर मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेंटीमीटर हो या आपका जो भी मिलीमीटर हो, कैसा भी हो। बट अगर यहाँ पे नंबर n2 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी गई है वो कितने टाइम्स है, और यहाँ ये जो n1 लिखा है इसका मतलब कि ये u1 की कितने टाइम्स है। ठीक है, इस पर हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आपको पूरा समझ में आएगा, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो आप, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो भाई, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे 3 टाइप्स के होते हैं। ये आप कह लीजिए कि नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, तीसरा सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, 2 होते हैं उसके। तो सबसे पहला क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगला क्या होता है, सप्लीमेंट्री। दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनको किसी भी और क्वांटिटी के रिक्वायर्ड ना हो अब डिफाइन होने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है, लेंथ, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, कितने, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। दूसरा क्या आ गया, मास आ गया। तीसरा क्या आ गया, टाइम। ठीक है, चौथा क्या है अपना, टेम्परेचर। फिफ्थ क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक
करंट, इतना नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। और जो हमारा 6 एंड 7 है, ध्यान से देखें आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 6, क्या है 6 हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। यहाँ पे 6 क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। 7th क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारे 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसमें जो यूनिट आगे पढ़ेंगे, अभी यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, अभी हम पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले देख लें। तो आपको ये फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट बता दिया मैंने कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अब देखो यूनिट इसका लिख लेते हैं कि नेम ऑफ यूनिट क्या होता है, नेम ऑफ यूनिट, एंड रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूनिट को। तो लेंथ का क्या होता है, आप सबको पता होगा लेंथ का क्या होता है, बताइए, है ना। हाँ, आपने सही बताया, क्या, मीटर। अब इसको दिखाएंगे कैसे, स्मॉल m से, ठीक है। अब मास का क्या होता है, किलोग्राम, किससे दिखाते हैं इसे, केजी से। टाइम का क्या होता है, बताइए, टाइम का क्या होता है, सेकंड, इसे किससे दिखाते हैं, एस से। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, इसे किसे दिखाते हैं, के से। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है भाई, हाँ जो 10th में पढ़ा था वही वाला, क्या होता है, एम्पियर, किससे दिखाते हैं, ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने क्लास 8-9 में पढ़ रखा होगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इसे किससे दिखाते हैं, कैंडेला से, है ना। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, CD से। हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, कैंडेला, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, CD से, ठीक है। यहाँ पर दिखाई नहीं हो सकता है, ना दिखाई दे रहा हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है भाई, मोल, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, L से, ठीक है ना। समझ में आया ये 7 फंडामेंटल यूनिट, नेम ऑफ यूनिट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट, सब समझ में आ गया, क्लियर। इतना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ले लिया। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, डेराइव्ड यूनिट, नाम से ही पता है ना, क्या हो, डेराइव्ड हो जाए, किससे डेराइव्ड हो, किसी और से। तो किससे डेराइव्ड होंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लो कि डेराइव्ड यूनिट क्या हो गया, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो देखो यार, मीटर तो इसी में आ रहा था ना, किसमें, फंडामेंटल में आ रहा था, सेकेंड भी फंडामेंटल में आ रहा था। तो ये जो मैंने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखे थे, इनको छोड़ के बाकी सारे क्वांटिटी जो होते हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आप एक्सीलरेशन ले लीजिए, ठीक है, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर अभी आपने देखा फंडामेंटल में आता है, सेकंड भी फंडामेंटल में आता है, कोई सा भी ले सकते हैं आप, कोई सा भी। डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल से ही बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेराइव्ड कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपने सुन रखा होगा पहले से। एक तो प्लेन एंगल होता है ना, जो ऐसे करके बनते हैं। मान लो ये दो लाइनों के बीच का जो एंगल हो गया, मान लो थीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल या प्लेन एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है बताइए, मान लो यहाँ का ये हमने जो लेंथ ले लिया, ये कितना है, आर्क लेंथ L ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, और ये अगर ये सेंटर है और ये रेडियस R हो गया, तो थीटा इंटू R, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L/R, ठीक है। तो ये होता है थीटा, मतलब प्लेन एंगल। पहला हो गया प्लेन एंगल, दूसरा क्या हो गया, सॉलिड एंगल। दूसरा क्या हो गया, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, मान लो एक कोण ले लो आप,
और कोन पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसी को दिखाते हैं हम ओमेगा से भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। ओम दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो ऊपर बना देते हैं। इधर देखो, ये हो जाएगा हमारा, है ना, ये जो कोन आपने देखा होगा बर्थडे वाला केक, है ना, वैसे जो कोन टाइप का होता है, तो वो जो कोन टाइप पे जो सर पे रखते हैं वो वाला एरिया लेते हैं, और जो कोन जो नीचे एकदम कोन जाके बनता है वो हमारा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। उसे ओमेगा से भी दिखाते हैं और ओम वाले साइन से भी दिखाते हैं और डब्ल्यू वाले साइन से भी दिखाते हैं। अगर ये रेडियस आर है और उसका एरिया ए है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है ना। अभी बाद में इसका हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो दोनों क्वांटिटी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो यार हमने अभी कवर कर लिया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि यूनिट क्या होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप नीट ले लो या जे मेंस ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके बेसिकली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आपको यूँ समझ में आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बस आप बने रहें कंटिन्यू, ठीक है। बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो बेसिकली यूनिट सबको पता है कि जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसे हम यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ यूनिट क्या होता है, तो टाइप ऑफ यूनिट में बेसिकली ये होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। टाइप तो अलग हो गया, बट हम सिस्टम की बात करें, जैसे अगर कोई चीज़ मीटर में लिखी हुई है तो उसे किलोमीटर में लिख सकते हैं। कोई चीज़ अगर सेंटीमीटर में लिखी हुई है तो उसे हम मीटर में लिख सकते हैं, मिलीमीटर में लिख सकते हैं। एंड अगर कोई किलोग्राम में लिख रखा है तो उसे हम ग्राम, मिलीग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूनिट का क्या होता है, सिस्टम होता है। समझ में आया। जैसे पहला जो होता है हमारा MKS, क्या होता है MKS। दूसरा क्या होता है CGS। तीसरा क्या होता है FPS, ठीक है। M का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। M का मतलब क्या होता है बताओ, M का मतलब होता है मीटर। K का मतलब क्या होता है किलोग्राम, ठीक है। S का मतलब क्या होता है सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। तो इसमें हम MKS में इसे क्या लिखेंगे मीटर, और इसे क्या लिखेंगे किलोग्राम, और इसे क्या लिखेंगे सेकेंड। CGS में क्या लिखेंगे, ये जो हमारा लेंथ है मीटर, इसमें क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किलोग्राम वाला जो हम अगर CGS में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा सिस्टम, CGS सिस्टम में लिखेंगे तो हम किलोग्राम को क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, और टाइम अभी भी हमारा क्या होगा सेकेंड ही रहने वाला है, ठीक है। अब अगर FPS की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा फुट, ये हो जाएगा हमारा पाउंड, ये हो जाएगा सेकेंड। बेसिकली ये विदेशों में चलता है, ठीक है, अमेरिका वगैरह यहाँ सब पाउंड्स लेते हैं। ये तो अपने यहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है, ठीक है। और एक और होता है SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है वो बेसिकली MKS को ही फॉलो करता है, ठीक है। जो MKS होता है वही हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया बेसिकली यूनिट्स किस किस सिस्टम में दिखाया जा सकता है। तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो आप आगे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं MKS, तो मतलब एक बार देख लो फिर से। MKS मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे जो हमें लेंथ लेंगे वो किस में लेंगे मीटर में लेंगे, और वेट को किस में किलोग्राम को, टाइम को सेकंड। तो सेकंड तो सब में कॉमन रहेगा, और ग्राम और पाउंड्स ये बदल जाएंगे सेंटीमीटर और फुट। समझ में आया ना। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया, अब आगे चलते हैं हम डायमेंशन पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है डायमेंशन। तो डायमेंशन होता क्या है, देखो जैसे हम अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को हम उनके प्रोडक्ट में लिखेंगे या उनके डिवीजन में लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यहाँ है कि हम डेराइव्ड क्वांटिटी जब भी लिखते हैं तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ही लिखते हैं। तो या तो हम उसे किस में लिखेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे या डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। तो उन फिजिकल क्वांटिटी, वो डेराइव्ड क्वांटिटी के जो फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में जो लिखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं डायमेंशन कहते हैं। समझ में आया।
जैसे मैं बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक जो हमारा यूज होगा डायमेंशन में वो हमारा यूज होने वाला है मीटर, ठीक है। और क्या यूज होगा, टाइम, और क्या यूज होगा, टाइम के बाद हमारा और क्या आता है, एक मास, ठीक है। ये हमारे मेन फिजिकल क्वांटिटी हैं, सॉरी ये हमारे मेन जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनका यूज होगा। तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, मीटर को कैसे लिखेंगे। मीटर एक टाइप का क्या होता है भाई, एक टाइप का देखा जाए तो ये लेंथ ही तो है मीटर। तो इसको जब भी हम डायमेंशन में लिखेंगे तो एल लिखेंगे उसका डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे, टाइम का क्या होता है, टी होता है। बेसिकली यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था कि ये सेकेंड होगा, और यहाँ पे मास का क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो इनका जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे तो इसका पहला लेंथ का देखो मैंने पहला लेटर ले लिया ए, और टाइम का क्या ले लेंगे डायमेंशन में हम टी ले लेंगे, और मास का क्या ले लेंगे एम ले लेंगे, ठीक है। ये तो हमारी ये जो मेन जो 3 क्वांटिटी हैं इन्हीं का यूज करके हम आगे सारे के सारे डायमेंशन निकालेंगे। और कुछ बातें याद रख लेते हैं, डायमेंशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। डायमेंशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो भी इसके पावर में होगा हमेशा क्या करेंगे, सारे के जितने भी डायमेंशन निकालेंगे वो सब किस में निकालेंगे, एक लाइन में निकालेंगे, ठीक है। कोई हम इसके अपॉन में नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम बेसिक बात करने जा रहे हैं तो कुछ अब यहाँ से हम यही डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने अगर मान लो हमें एरिया का डायमेंशन लिखना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे भाई, इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एरिया का हमें डायमेंशन लिखना हो तो लेंथ का लिखेंगे, तो लेंथ का क्या होता है एल, और ब्रेथ क्या होता है, एक टाइप का ये भी लेंथ होता है, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे एल। तो क्या हो जाएगा एल के पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे अगर हम बात करें तो आगे क्या बात कर सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है एल वी एच होता है ना। तो ये तीनों क्या है, एक टाइप के हमारे लेंथ ही हैं, तो इनका क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, अगर हमें बेसिक ले रहे हैं सबसे पहले, अगर डिस्टेंस की पूछे तो क्या बताओगे, तो डिस्टेंस भी एक टाइप का क्या होता है, लेंथ होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा डायमेंशन एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका अगर यूनिट कोई पूछे तो क्या बताओगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट। समझ में आया। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, अभी आगे से मैं सही से लिखूंगा इसे, मीटर होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और आगे भी एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। यार मेरे हिसाब से ना कि आप कभी भी डायमेंशन को याद मत करो, आपको ये कोशिश करो कि आप कुछ छोटे मोटे कुछ डायमेंशन याद हो जाएं, और बाकी अगर आपको फार्मूला अगर याद है और बेसिक याद है, उस फार्मूले का डायमेंशन याद है, तो आप कोई सा भी आप फार्मूला और डायमेंशन आप लिख सकते हो, ठीक है। कभी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इतनी बड़ी फिजिक्स है, हम कितने फार्मूले याद रखेंगे, कितने डायमेंशन याद रखेंगे, सब में एम एल के स्क्वायर, ml2 -1 -3 यही सब आने वाला है। तो ऐसा कुछ हम अपनी तरफ से बना लेते हैं कि हम थोड़ा बहुत याद रखें, हमारा सारा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिजिकल क्वांटिटी मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर का क्या होता है लेंथ, और सेकेंड को किस में लिखते हैं, टाइम में, है ना। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा LT-1 हो जाएगा। और जैसे बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन का, तो यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ भाई मीटर को किस में लिखेंगे, एल में, सेकंड को किस में लिखेंगे, टी स्क्वायर, है ना। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा LT-2। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं आगे हमारा फोर्स का क्या होता है, बताओ भाई। एक तो होता है न्यूटन, तो क्या न्यूटन से निकल पाएगा हमारा डायमेंशन, नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इससे हमें किस में लिखना होगा, MKS में लिखना होगा। तो MKS में हमें पता है क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो kg का किस में लिखेंगे भाई, m होता है, kg का मतलब मास, और मास को किस में लिखेंगे m। मीटर का क्या होता है L,
और सेकंड का क्या होता है टी स्क्वायर, है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे mLT-2, है ना। बोलो भाई, समझ में आया। आगे क्या लिखेंगे, फोर्स। आगे ले लो एग्जांपल, आप प्रेशर ले सकते हो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे फोर्स आ गया तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT-2। अब याद रखो, आप भी फोर्स का तो याद कर लो भाई, फोर्स का बहुत मतलब यूज होने वाला है हमेशा, तो mLT-2 याद कर लो, ठीक है, एकदम जुबान पे आ जाएगा आपके। एरिया का भी हमने निकाला है, क्या होता है एरिया का, L स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा ml, ऊपर जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा T-2। तो ये हम निकाल लेंगे प्रेशर का, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है, आपको बस फार्मूला याद रख लो। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। देखो डायमेंशन कितना आसान है, कुछ करना है इसमें नहीं करना है। जैसे हमारा अगला आ गया इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स क्या होता है भाई, फोर्स इनटू स्मॉलेस्ट टाइम, मतलब मिनिमम टाइम। तो फोर्स का भी हमने निकाला है, क्या होता है, अभी मैंने बताया ना भाई, याद कर लो क्या होता है mLT-2। टाइम का क्या होता है भाई, सबको पता है ना, t। तो क्या हो जाएगा बताओ, mLT-1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नीचे अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, mLT-1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाँ, कैपिटल जी की अगर कोई पूछे कि डायमेंशन बताओ तो कैसे निकालो, कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले यार आपको फार्मूला आना चाहिए इसका, है ना। तो आपने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, क्या होता है फार्मूला, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बताओ कैपिटल G की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन, क्या हो जाएगा कैपिटल G की वैल्यू FR स्क्वायर अपॉन m1 m2, है ना। तो अब इसका अगर बताओ यूनिट बता दो इसका, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, है ना। F का क्या होता है न्यूटन, R का क्या होता है मीटर, और मास है तो दोनों को kg, तो kg इंटू kg क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। अब अगर हमें इसका लिखना है डायमेंशन तो यार बहुत आसान हो गया, है ना। न्यूटन का क्या होता है mLT-2, और मीटर का क्या होता है L स्क्वायर। और अभी आपने kg का बता दो, kg का क्या लिखेंगे m का स्क्वायर। सबको ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा m के पावर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा L क्यूब, और ये T-2, है ना। तो देख रहे हो आसान बहुत है, आपको बस छोटे छोटे चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और बताओ, जो आप कहो मैं वही ले लेता हूँ। बोलो भाई, याद हो गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लो, उसका भी क्या होता है फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच का अगर हम फोर्स देखें कितना होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे नॉर्मली हमें ε0 का पूछा जाता है, डायमेंशन भी पूछा जाता है, यूनिट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ε0 का क्या हो जाएगा भाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। तो Q1 और Q2 ये है। तो बताओ अभी आपको, अच्छा चलो एक और इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। Q चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, I × T, है ना, करेंट एंड टाइम। अब यहाँ Q = क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी I को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A से, अभी हमने फंडामेंटल में देखा था, है ना। I को कैसे लिखेंगे A से, और T को कैसे लिखेंगे T से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा A × T। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना हो, जैसे ये तो हमें पता चलेगा चार्ज का डायमेंशन कितना होता है AT। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी AT, और दूसरे वाले Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी AT। तो इसको स्क्वायर ना कर दें, और नीचे F लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा mLT-2, और R का क्या होता है L स्क्वायर। तो बताओ इसका निकाल ले जाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, है ना। आगे सॉल्व कर लेंगे ऊपर लेके, है ना। क्या जाएगा बताओ m-1, और ये क्या हो जाएगा L-3, और ये T ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा T के पावर 4 और A स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा ε0, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन।
तो मैंने यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले रखे हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं बारी बारी से कितना है। हालांकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो थोड़ी बहुत यार वॉइस आ रही है, उसे इग्नोर करना, ठीक है, समझने में ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको डायमेंशन उनका निकाल के बता रहा हूँ। आपको कुछ याद करना नहीं है, समझना है, आप खुद से कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यूनिट आपको याद होता जाएगा, फार्मूला आपको याद होता जाएगा। और जैसे अगर आपको यूनिट और फार्मूला याद होता गया फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चल, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो यार अभी बताओ एफ का क्या होता है, आपने पढ़ा है अभी, फोर्स को किस में दिखाते हैं, न्यूटन और मीटर। इसका अगर MKS में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, MKS में kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका डायमेंशन देखोगे तो क्या लिखोगे kg का क्या होता है m, मीटर का हो जाएगा l स्क्वायर, और टाइम ऊपर चला जाएगा -2। तो ये हो जाएगा वर्क का हो जाएगा ml स्क्वायर, ml2 और t-2। तो जो डायमेंशन वर्क का होता है सेम डायमेंशन किसका होगा भाई, एनर्जी का होता है। एनर्जी अगर नाम आ जाए तो कैसी भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन सेम होगा। वर्क, एनर्जी, इन सब का, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, डायमेंशन विल बी सेम, ओके। मे बी समटाइम यूनिट विल बी डिफरेंट बट डायमेंशन विल बी सेम, ओके। तो यार एनर्जी अगर जहाँ भी आ जाए नाम तो समझ लो बस एक ही है अपने पास, क्या, यही डायमेंशन है। याद नहीं करेंगे, निकाल लेंगे, वर्क का हमें आता है तो बाकी का हम कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आगे आता है पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, वर्क अपॉन टाइम, है ना। बोलो भाई क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट क्या होता है, वाट होता है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी तरह से काम चलाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वाट। तो इसका हमें MKS में लेना पड़ेगा, वाट से तो हम इसका यूनिट या डायमेंशन लिख नहीं पाएंगे। तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का तो यही हो जाना है ना, ऊपर जो लिखा है ml स्क्वायर t-2, और टाइम का क्या होगा, t हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, t ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, t-3, ठीक है। तो पावर का क्या हो गया डायमेंशन, ml स्क्वायर t-3। आगे आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फिर से वही फोर्स आ गया, मैंने कहा था फोर्स का याद कर लो। तो इसका कितना हो जाएगा, mlt-2, और लेंथ फिर भी l से l कैंसिल, क्या आ गया बताओ, हाँ जो आप सोच रहे हो कितना, mlt-2, ठीक है। क्या आ गया हमारा, देखो सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी आ गया तो भी क्या हो जाएगा, मैंने कहा था किसी टाइप का भी एनर्जी आए तो हमारा सेम जो एनर्जी का होगा वही सरफेस एनर्जी का होगा। समझ में आया ना। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो हमने E पढ़ा था, E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, पढ़ेंगे आगे चल के। तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यार डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब क्या हो गया कि एल, ठीक है, और एल का मतलब क्या हो गया, वो भी एल। तो यहाँ से मुझे कोई डायमेंशन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो एल के पावर 0 मिलेगा। और फोर्स अपॉन एरिया तो हमने भी प्रेशर का भी निकाला था, क्या आया था बताओ, mlt-2, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, क्या आया, ml-1 t-2। तो ये हमारा किसका आ गया, सरफेस सॉरी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आ गया। समझ में आया ना। सरफेस एनर्जी का तो सेम होगा जो एनर्जी का होगा। अच्छा बताओ स्ट्रेन का क्या होगा, स्ट्रेन का मैंने अभी निकाला, डेल्टा एल अपॉन एल। तो स्ट्रेन का कोई पूछे तो क्या बताएंगे, एल के पावर 0। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, हालांकि है तो कुछ भी नहीं है ना, बस केवल हमने किस लिए लिख दिया, देखने के लिए लिखा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एंगल। मैंने अभी बताया था पहले,
कि एंगल का जब सप्लीमेंट्री में पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था, बताओ याद है कि नहीं, कि दो रेडियन सॉरी एंगल और सॉलिड एंगल का दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। अब वो आपको अब यहाँ पर समझ में आएगा कैसे नहीं होता। बताओ भाई, थीटा इज इक्वल टू मैंने L/R लिखा था। L का मतलब क्या होता है भाई, लेंथ। R का आप लेंथ को L लिखेंगे। R क्या है, रेडियस, ये भी एक टाइप का क्या है, लेंथ है। यहाँ से ये उड़ गया, क्या मिलेगा, m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0, है ना। देखो यहाँ से गायब। अब स्टेरेडियन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, A/R²। A मतलब एरिया। बताओ भाई, πr²/r², यहाँ से ये कैंसिल हो गया, है ना। और पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो सेम यहाँ भी यही चीज़ लिख देंगे, है ना, 0 0 0, है ना। आया समझ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। अच्छा दिख रहा है नीचे, अच्छा हाँ भी दिख रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है। तो बताओ यहाँ पे होगा कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन लिखेंगे, सोच के बताओ आप। सोच लिया ना आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अगर इससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से दिखाते हैं तो इसका कुछ होगा, है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t। तो इसे लिखेंगे t के पावर में -1, है ना। आगे जोड़ देंगे m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर -1। समझ में आ गया कि नहीं आया। ऐसे एंगुलर एक्सीलरेशन का लिखेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी का भी मैंने निकाला, क्या होता है, t के पावर -1, और इसका क्या हो जाएगा, t। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, t-2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक आनी चाहिए। बेसिक आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि मास को अगर किलोग्राम है तो उसको m दिखाएंगे, अगर कोई लेंथ है तो उसे L से दिखाएंगे, लेंथ का मतलब मीटर, आर्क, रेडियस, ऐसा सब आएगा तो वहाँ पे L लिखेंगे। टाइम, सेकंड, आवर्स, ये सब आ गया तो आपको पता है हमें क्या लिखना है, t लिखना है, ठीक है। बेसिकली आपको छोटे छोटे फार्मूले अगर याद हैं तो डायमेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ढेर सारे आपको दे देंगे, मैचिंग करवाने के लिए दे देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जो इस वीडियो में मैं कवर कर दिया अभी तक, हमने क्या क्या कवर किया, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट क्या होता है, कितने सिस्टम, यूनिट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, मतलब कितने सिस्टम में लिखे, MKS, CGS, FPS, SI, ठीक है। कैसे निकालते हैं यूनिट, यूनिट लिखते कैसे हैं, उसका डायमेंशन आगे पढ़ा हमने कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं। अब आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और मतलब ये समझ लीजिए 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत आसान है, तो उसे हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं और देखते रहिए। और अगर वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी हो तो उसे बताएं, उसे हम ज़रूर दूर करेंगे, ठीक है। जैसा भी लगे वीडियो के नीचे ज़रूर बताया करें कमेंट में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। पढ़ते रहें।